विद्यार्थियों, हम आपको बताएंगे कि जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है, मिनरल अपटेक जो होता है, वो मृदा विलयन से होता है। हमने आपके लिए बताया था कि मृदा विलयन में जल के साथ भी अवशोषण होता है और जल से मुक्त भी होता है। इसका मतलब है ये अलग अलग प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं, जल के साथ भी हो सकती है और जल से मुक्त भी हो सकती है। अब अगर हम ये देखें कि मृदा विलयन में खनिज लवणों की सांद्रता ज़्यादा रहती है जबकि मूल में कम होती है, जड़ में कम होती है। तो जड़, इसका मतलब है जो खनिज लवण है उनका अवशोषण जड़ों के द्वारा किया जाता है सामान्य विसरण के सिद्धांत पर, क्योंकि जो मृदा विलयन की सांद्रता है वो लवणों की सांद्रता वो मृदा विलयन में ज़्यादा है और जड़ों में कम है। तो मृदा विलयन से जड़ों की ओर लवणों का क्या होगा, प्रभाव होगा, अवशोषण होगा। तो इस प्रक्रिया में अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में ये जो प्रक्रिया है इसमें ये ऊर्जा के खर्चे पर होती है। इसका मतलब है सक्रिय रूप से होती है या फिर बिना ऊर्जा के खर्चे पर होती है, इसका मतलब निष्क्रिय रूप से होती है। इसे देखने के लिए और हम ये भी देखेंगे कि अवशोषण की प्रक्रिया में वास्तव में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतराकोशिक अवकाश व कोशिका द्रव्य का क्या रोल है, कहने का मतलब है। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए मैंने आपके लिए बताया था कि खनिज लवणों का अवशोषण जड़ की संपूर्ण सतह के द्वारा होता है जबकि जल का अवशोषण केवल मूलभूत क्षेत्र के द्वारा होता है। तो अब हम देखेंगे कि एक वैज्ञानिक थे एपस्टीन, उन्होंने एक टर्म को समझाने का प्रयास किया था, बाह्य द्विक स्थान या विसरण द्विक स्थान, आउटर स्पेस या डिफ्यूजन स्पेस। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जौ के पौधे पर, जौ के आर्डियम वल्गर बोलते हैं जिसे। ध्यान रखिए, इसकी युवा जड़ें 1 ग्राम उन्होंने ले ली। 1 ग्राम युवा जड़ लेने के बाद उन्होंने पोटेशियम सल्फेट का एक विलयन बनाया जिसकी सांद्रता 20 म्यू मोल थी। अब जैसे ही 1 ग्राम जड़ों को 20 म्यू मोल सांद्रता के पोटेशियम सल्फेट विलयन में डालते हैं तो ध्यान रखिए अब इस विलयन से जड़ों में क्या जाएगा, खनिज लवण जाएंगी। और ये अवशोषण तब तक होता रहेगा जब जड़ों के विलयन की सांद्रता 20 म्यू मोल नहीं हो जाती। ध्यान रखिए 20 म्यू मोल हो जाती है तब तक ये चलता रहता है। तो इसका मतलब बराबर हो गई दोनों ओर, अब अवशोषण नहीं होगा। अब इन जड़ों को इस विलयन से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद 2 काम करते हैं, कहने का मतलब है इसे समझने के लिए 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, या 2 सब एक्सपेरिमेंट करेंगे जिनमें पहले स्तर पर करेंगे हम एक काम करेंगे। ध्यान रखिए ये स्टेप पर करेंगे, इन जड़ों को लेकर जिनमें 20 म्यू मोल पोटेशियम सल्फेट भरा हुआ है उन्हें लेकर शुद्ध जल में डालेंगे। जैसे ही इन्हें शुद्ध जल में डालते हैं तो संपूर्ण जलों में 20 म्यू मोल मात्रा जो पाई जाती थी वो बाहर आ जाती है। इसका मतलब है शुद्ध जल में संपूर्ण जो भी जड़ों ने अवशोषित किया था वो बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसी प्रयोग को हम दूसरी अवस्था में दोहराएं जहां एक विलयन है, शुद्ध जल नहीं है, विलयन है। इस विलयन को लेकर दोहराएं तो वास्तव में कंप्लीट मात्रा बाहर नहीं निकलेगी। ध्यान रखिए ये कम सांद्रता का विलयन है और इसमें जैसे ही उस 20 म्यू मोल सांद्रता वाला जो जड़ है जिसमें वो सांद्रता भरी हुई है उसे जड़ को डालते हैं तो उसका केवल 0.4 ml म्यू मोल, ml नहीं म्यू मोल बाहर निकल पाता है। 4.45 म्यू मोल बाहर निकल पाता है। इसका मतलब है जब इसे हम विलयन में डालते हैं तो 20 म्यू मोल में से केवल 4.45 म्यू मोल बाहर निकल पाता है, बाकी का अंदर रह जाता है। इसका मतलब है जब जैसे हम विलयन में डालते हैं तो जड़ के 2 क्षेत्र निर्मित होते हैं। एक क्षेत्र जो स्वतंत्र रूप से खनिज लवणों को विनिमय के लिए अनुमति देता है, मतलब आदान प्रदान की अनुमति देता है, जबकि एक क्षेत्र स्वतंत्र रूप से विनिमय की अनुमति नहीं देता। ये दूसरे प्रयोग से पता चलता है जब हम विलयन में डालते हैं। शुद्ध जल में पता नहीं लगेगा। ध्यान रखिए शुद्ध जल में हम पता नहीं कर सकते कि शुद्ध जल में तो केवल जैसे मान लो कंप्लीट मात्रा निकल जाती है जड़ की 20 म्यू मोल की 20 म्यू मोल। तो इसका मतलब है ये केवल विलयन में सही है। तो 2 अवस्थाएं करते हैं इस प्रयोग की।
एक बार दोबारा से देखें, जौ के 1 ग्राम विभाजनों को लेते हैं और 20 मिलीमोल पोटेशियम सल्फेट के विलयन में डालते हैं। अब डालने के बाद इन जड़ में 20 मिलीमोल मात्रा आ जाती है उस विलयन से। अब इन जड़ों को पहले केस में शुद्ध जल में डालेंगे, जहाँ संपूर्ण मात्रा 20 मिलीमोल बाहर निकल जाएगी जल में। लेकिन दूसरे केस में विलयन लेते हैं तो 20 मिलीमोल में से केवल 4.45 मिलीमोल ही निकल पाता है। इसका मतलब है यहाँ कुछ भाग ही ऐसा है जो स्वतंत्र मिश्रण को अनुमति देता है, बाकी का नहीं देता। तो अब हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि बाह्य द्वितीय स्थान या मिश्रण द्वितीय स्थान किसे कहते हैं। पादप का वह स्थान या आयतन जो कि पदार्थों के या खनिज लवणों के स्वतंत्र मिश्रण को, स्वतंत्र आदान प्रदान को या विनिमय को स्वतंत्रता पूर्वक अनुमति देता है। कहने का मतलब वहाँ से कोई भी पदार्थ स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है, प्रवेश भी कर सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे, बाह्य द्वितीय स्थान या मिश्रण द्वितीय स्थान कहेंगे। मिश्रण द्वितीय स्थान को समझने के लिए जैसे ओपी का मतलब क्या है, आउटर स्पेस, ओपी नहीं ओएस है। इसका मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रण करने वाले आयन की मात्रा कितनी है, 4.45 म्यूमोल और बाह्य की सांद्रता कितनी है, 20 म्यूमोल। तो वास्तव में जो मात्रा निकल के आएगी वो 0.22 ml निकल के आएगी। तो इतना आयतन है जो वास्तव में इतना आयतन है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रण को अनुमति देता है। तो जड़ का वह आयतन या क्षेत्र जो विभिन्न प्रकार के लवणों को स्वतंत्रता पूर्वक आयन आने जाने की या विनिमय की अनुमति देता है, उसे बाह्य द्वितीय स्थान कहते हैं। अब इसमें बाह्य द्वितीय स्थान के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात बताई है। देखो यहाँ पे एपस्टीन ने एक बात भी क्लियर कर दी थी कि अगर यहाँ पे संपूर्ण मात्रा नहीं निकल पाती है, 20 मिलीमोल की 20 मिलीमोल नहीं निकल पाती है, तो केवल इतनी निकल 4.45 मिलीमोल निकल पाती है। तो इसका मतलब है बाकी का जो शेष भाग अंदर रह जाता है वो ऊर्जा के खर्चे पर बाहर निकलेगा। इसका मतलब है जो खनिज लवण अवशोषण की और विनिमय की जो प्रक्रिया है, कहने का मतलब है मान लो एक बार जड़ इसे अवशोषित कर लेती है तो दोबारा से इसे बाहर निकालने के लिए ऊर्जा के खर्चे की जरूरत पड़ेगी, जबकि 4.45 म्यूमोल को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वतंत्र मिश्रण को अनुमति देता है जो कि ऊर्जा के खर्चे पर नहीं होता है। इसका मतलब है वास्तव में देखा जाए खनिज लवण अवशोषण की प्रक्रिया सक्रिय व निष्क्रिय प्रक्रिया से संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 20 का केवल अब बाकी का कितना पार्ट बचा है यहाँ पे 15.55 म्यूमोल तो रह जाता है जड़ों में और ये बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है ये सक्रिय प्रक्रिया होगी जहाँ ऊर्जा के खर्चे पर होगी और ये निष्क्रिय प्रक्रिया होगी। तो इसका मतलब है वास्तव में जो भी खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं उनका कुछ भाग ऊर्जा के खर्चे पर अवशोषित होगा, क्योंकि कुछ भाग मिश्रण विधि से अर्थात निष्क्रिय विधि से अर्थात बिना उपापचय ऊर्जा खर्च किए अवशोषित किया जाएगा। अब बाह्य द्वितीय स्थान के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। जैसे ब्रिक्स ने बताया, ब्रिक्स और रॉबर्टसन ने, कि बाह्य द्वितीय स्थान केवल कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य है, जबकि बर्नस्टीन और नीवेन ने बताया था कि कोशिका भित्ति और अंतराकोशिक अवकाश है। कोशिका भित्ति और अंतराकोशिक अवकाश है, यहाँ पर अंतराकोशिक अवकाश है, जब यहाँ कोशिका द्रव्य है। अंतर आ गया इस बात में। अब अगर हम देखें बाह्य द्वितीय स्थान को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है वाटर फ्री स्पेस, जल मुक्त स्थान, और दूसरा है डोनन मुक्त स्थान, DFP, डोनन फ्री स्पेस। तो 2 अवस्थाएं, इनमें क्या होगा ध्यान रखिए, यहाँ कुल आयतन का 7 से 10% होगा, यहाँ कुल आयतन का 2 से 3% होगा। यहाँ सांद्रता बाह्य विलयन के बराबर होगी, ध्यान रखिए, यहाँ सांद्रता बाह्य विलयन के बराबर होगी। इसमें इस क्षेत्र में बाहरी विलयन में जो सांद्रता होगी वो ही सांद्रता यहाँ पर होगी। हम बाह्य द्वितीय स्थान के ध्यान रखिए 2 भाग बढ़ते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ का सांद्रता तो 7 से 10% है और बाहरी सांद्रता का जो विलयन है उसी के बराबर यहाँ भी सांद्रता रहेगी। और यहाँ पे बाहर के विलयन का कोशिका में विस्तार, कोशिका भित्ति, अंतराकोशिक अवकाश, इसका मतलब है ये केवल बाहर के विलयन का कोशिका में विस्तार को बताता है, बाहर के विलयन का कोशिका में विस्तार को बताता है और कोशिका भित्ति और अंतराकोशिक अवकाश इसमें सम्मिलित रहते हैं। अगर हम DFS के बारे में बात करें तो यहाँ घनायन विनिमय स्थल है ये। इनका पता कैसे लगाते हैं, कार्बोक्सी अम्ल समूह की उपस्थिति से पहचान जा सकते हैं। घनायन विनिमय स्थल इसे कहते हैं।
और कुल आयतन का 2 से 3% है और ऋण आयनों का यहाँ पे बाहुल्य पाया जाता है। और DFS के कहने का मतलब है यहाँ बाह्य स्थान के 2 भाग थे जो हो गए कुल आयतन का, ऋण आयनों की बाहुल्यता, ऋण आयनों का विनिमय होता है, कोश का वृत्तीय इंट्राकोश का अवकाश यहाँ शामिल है, ये कुछ ये बांट दिया है। अब बच्चों हमने बाह्य स्थान के बारे में पता लगा कि वास्तव में सक्रिय और निष्क्रिय क्रिया विधि से अवशोषण होता है खनिज लवणों का, इसके बारे में पता लगा है। और बाह्य स्थान के 2 पार्ट बताए और बाह्य स्थान को अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया कि इसमें क्या क्या सम्मिलित है, कोश का वृत्तीय, कोश का वृत्त, कोश का वृत्तीय, इंट्राकोश का अवकाश। अलग अलग वैज्ञानिक ने ब्रिक्स रॉबर्टसन ने यह बताया था और बर्नस्टीन न्यूमैन ने कोश का वृत्तीय, इंट्राकोश का अवकाश बताया था। क्योंकि आंतरिक द्रव्यस्थान के बारे में बात करें तो आंतरिक द्रव्यस्थान कोश का झिल्ली से स्टार्ट होता है और कोश का द्रव्य पर खत्म हो जाता है। तो बाह्य द्रव्यस्थान में कोश का वृत्तीय और कोश का अंतराकोशीय अवकाश ही सम्मिलित रहता है। ये परिभाषा गलत है, इसे बाद में गलत मान लिया गया था ब्रिक्स और रॉबर्टसन ने, क्योंकि कोश का वृत्तीय और कोश का द्रव्य इसमें सम्मिलित नहीं होता है। यहाँ भी माना गया है धनायन विनिमय का स्थल वास्तव में देखा जाए कोश का झिल्ली होती है, लेकिन यहाँ ऐसे बांट दिया गया है इस तरीके से। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे आउटर स्पेस या डिफ्यूजन स्पेस किसे कहते हैं और किस तरीके से निष्क्रिय व सक्रिय विधि से खनिज लवणों का अवशोषण होता है, इनके बारे में पढ़ा। अब आप जानते हैं निष्क्रिय और सक्रिय विधि से किस तरीके से अवशोषण होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे और कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आगे के लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।